हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हेल्थ में। आशा करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर लिया होगा। उसी ज्ञान के साथ में कि वो ज्ञान और आगे बढ़े, वो जानकारी और आगे बढ़े, उसके साथ में फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पॉलिसी लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको रूम रेंट कैपिंग के बारे में बताया था, नो क्लेम बोनस के बारे में बताया था, क्लेम सेटलमेंट के बारे में बताया था। तो उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हम पॉलिसी लें तो उसमें ये पता करें कि उस पॉलिसी का, यानी कि जो पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है कि है वो हेल्थ पॉलिसी, उसका टाइप कितने हॉस्पिटलों के साथ में है। मेनली क्या होता है कि जब हम पॉलिसी लेते समय एजेंट से हम पूछते हैं, हाँ जी कितने हॉस्पिटल में इसके कवर हो जाएगी, कितने हॉस्पिटल में इसका टाई अप है, इसके साथ में कितने हॉस्पिटलों में चलेगी। तो वो कहता है कि हमारे जी 5,000 हॉस्पिटल हैं, हमारे 10,000 हॉस्पिटल है जी हमारे, जो हमारे अंडर में आते हैं। तो 5,000 10,000 हमें ऑल ओवर इंडिया के नहीं देखने, हमें देखने हैं कि हमारे एरिया में, हमारे सर्कल में, हमारे जोन में कितने हॉस्पिटल हैं जो इस पॉलिसी के अंडर आते हैं। माई एग्जाम्पल, फरीदाबाद में अगर हम रह रहे हैं तो फरीदाबाद के हॉस्पिटल हम सबसे पहले ये देखने हमें कि फरीदाबाद के कौन कौन से हॉस्पिटल इस पॉलिसी के अंडर में आते हैं। उसके बाद ही हमें पॉलिसी खरीदनी है। ये नहीं देखना हमें कि हम रहे फरीदाबाद में रहे कि दिल्ली के ये इतने हॉस्पिटल है, 50 हॉस्पिटल है, पलवल के इतने, बेंगलोर के इतने, बम्बई के इतने, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह से हमें लेना देना है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जोनल एरिया होता है और एक जोनल पॉलिसी होती है और एक पैन इंडिया पॉलिसी होती है। जोनल पॉलिसी कौन सी होती है, जो अपने एरिया में होती है, और पैन इंडिया पॉलिसी कौन सी होती है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कवर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे ये एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम पीवीआर की एक टिकट मान लेते हैं। सिनेमा सभी गए होंगे, मोस्टली सभी जाते हैं पीवीआर में सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा देखने हम गए, हमने टिकट ले ली बालकनी की, यानी कि पैन इंडिया। समझना बात को कि हमने टिकट ले ली बालकनी की। बालकनी की टिकट लेने के बाद में हम सीट पे आगे बैठे, रो में पीछे बैठे, बीच में बैठे, लास्ट में बैठे, ऊपर बैठे, नीचे बैठे, कहीं बैठे, वो सब जगह वो कवर है। और वहीं हमने टिकट ली फर्स्ट रो की, यानी कि सबसे आगे वाली सीट की, तो उसे लेके हम बालकनी में नहीं जा सकते। अगर हम जाएंगे तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो यही समझने वाली बात है कि अगर हम जोनल में पॉलिसी लेते हैं, जोनल की पॉलिसी लेते हैं, अगर हम रह रहे हैं फरीदाबाद में, हमने पॉलिसी ले ली पलवल की, तो फरीदाबाद में वो काम नहीं करेगी। काम करेगी तो उस पर वो कोपे लगा देंगे कि आपको 20%, 10%, 50%, 30% आपको देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो जब आप पॉलिसी लो तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको ये देखना है कि उस पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल आ रहे हैं वो आपकी पॉलिसी में कवर हैं या आपकी पॉलिसी में कवर नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सीडेंटल बेनिफिट। एक्सीडेंटल बेनिफिट में क्या होता है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि एक्सीडेंटल बेनिफिट में क्या हमारा जो हमने प्लान लिया है, यानी कि जो हमारा सम इंश्योर्ड है, जितने लाख की हमने पॉलिसी ली है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा, वो डबल हो जाएगी या वो उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवा दिया गया, आपको हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए, वहाँ आपकी पॉलिसी है 5 लाख की, आपका खर्चा आया 6 लाख। समझना कि आपकी पॉलिसी है 5 लाख की, लेकिन आपका खर्चा आया 6 लाख। क्या हमें वो 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा या वो जो पॉलिसी है हमारी वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ पूछनी जरूरी है कि भाई एक्सीडेंटल पॉलिसी में, एक्सीडेंट जब होता है, एक्सीडेंटल कवरेज में जो हमारा पेमेंट लगेगी क्या वो बढ़ जाएगी। कि कुछ एक पॉलिसी में ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाती है। रिफिल मतलब ये है कि 5 लाख हमारे खर्च हो गए तो हमें दोबारा 5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन कुछ एक पॉलिसी में क्या होता है कि हमें उन 5 लाख में ही गुजारा होना करना पड़ता है। उसके बाद अगले पॉइंट आपको देखना है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, कि हमारी पॉलिसी में हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे मतलब दवाइयों के बारे में पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। अगला आता है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे मेन चीज़ देखी जाती है कि आजकल
इतना जो हमारा सिस्टम है इतना हाईफाई हो गया है कि जो बीमारियां हमारे 2 दिन में, जो प्रोसेस हमारे साथ में होना है वो 2 दिन में होता था पहले, अब ऐसी टेक्निक आ गई है कि वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में ही हमारा काम हो जाता है। तो क्या हमें डे केयर बेनिफिट इसमें मिलता है? अगला पॉइंट आता है होम हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ये मेन चीज़ है जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किन चीज़ों में कवर होती है, कब कवर होती है, कैसे कवर होती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि होम हॉस्पिटलाइजेशन का सीन क्या होता है कि जिसमें हम घर में बैठ के हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। मतलब आप कहोगे कि भाई चक्कर क्या है, ये पॉलिसी तो हमारे हॉस्पिटल के लिए, उसमें लिखा होता है कि भाई आपको तो 24 घंटे एडमिट होना ही होना पड़ेगा वहाँ पर, आप कह रहे हो जी कि घर में बैठ के भी हम वो सुविधा ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि आप घर में बैठ के भी वो सुविधा ले सकते हैं, बशर्ते डॉक्टर आपको ये एडवाइस करे कि आप जी मतलब आप घर बैठ के घर में ही आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो। क्योंकि परेशानियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कि कवर होता है आपका कि कंप्लीट जो है, जो आपकी स्पाइन है वो ख़राब हो गई है, ठीक है, आप पैरालिसिस हो गए हो, जिस कंडीशन से आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, वहाँ नहीं रह सकते, आपकी देखभाल ढंग से नहीं हो सकती, आप घर में बैठ के काम कर सकते हो, तो आप कोई भी आपके घर का सदस्य हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर को रिपोर्टें दिखाई, भाई ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है कोई टेंशन नहीं है, आप टीपीए में जाइए। टीपीए में जाने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दिया जाएगा कि भाई इसके साथ में ये सिचुएशन है, वो घर से आने वाला है, आ नहीं सकते हो, तो आप उनका होम हॉस्पिटलाइजेशन का जो क्लेम है वो आप प्रोसेस शुरू कर दो। उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि हॉस्पिटल उस प्रोसेस को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उस प्रोसेस को कैशलेस नहीं करती, उसको आपको रिम्बर्समेंट में डालना होता है। रिम्बर्समेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल का जितना चार्ज बना है, दवाइयों को जो चार्ज बना है, पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखने हैं, और आप जब बिल्कुल सही हो जाओगे तो आपके वो पेपर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए जमा करवा दिए जाएंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने परसेंट ही हमारा क्लेम सेटलमेंट हो पाएगा, यानी कि हमारा खर्चा आया 1 लाख रुपए का घर में बैठ के, कि आपको नर्सिंग स्टाफ है, आईसीयू सेटअप किया है, मेडिसिन का खर्चा है, ग्लव्स का खर्चा है, सैनिटाइजर का खर्चा है, मास्क का खर्चा है, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो है कितना परसेंट हमें देती है। तो बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो 10% देती हैं, बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो 20% देती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के परिवार में ऐसी सिचुएशन है कि आप परेशान हो, दुखी हो कि भाई हम अपने पेशेंट को कैसे लेके जाए, मान के चलो उसे पैरालिसिस हो रखा है, वो बेड से उठने मस मारते हैं, तो आपके पास हेल्प के लिए कुछ कोई नहीं है, आप क्या करोगे, कैसे जुगाड़ करोगे, किसको बुलाओगे, कैसे उसे गाड़ी में रखोगे या एम्बुलेंस बुलाओगे, फिर हॉस्पिटल लेके जाओगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप सीधा उनसे, पॉलिसी वालों से पूछो, जो आपके एजेंट हैं उनसे आप पता करो कि भाई ऐसे ऐसे बात है, सिचुएशन ऐसी है, तो अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं। तो आपको कह देंगे ठीक है जी हमारी पॉलिसी में कवर होता है या नहीं होता। तो आपको ये चीज़ देखनी है, अगर जिस पॉलिसी में कवर होता हो उसी में हम इस चीज़ को करें। अगला पॉइंट आता है हमारा ऑर्गन डोनर, कि ऑर्गन डोनर हमारी पॉलिसी में कवर है या नहीं। ऑर्गन डोनर का मतलब क्या होता है कि मतलब उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मेरी किडनी खराब हो गई या मेरा लीवर खराब हो गया, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी ट्रांसप्लांट होनी है कि भाई दूसरा हमें उसे दे सके। तो अगर कोई हमें जैसे डोनर मिल जाता है, उसके इलाज में किडनी मेरे को लगनी है, लेकिन देने वाला मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा फ्रेंड है, या मैंने किसी से लिया है, या कैसे भी कुछ भी करके हम उससे ले रहे हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से चलेगा। उसका भी प्रोसेस वही है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके दवाई गोली देंगे, उसके जांचें होंगी, उसके बाद ही हमें ऑर्गन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये जो है ऑर्गन डोनर वाला जो है कॉलम या पॉइंट, ये हमारी पॉलिसी के अंदर है कि नहीं। क्योंकि इस केस में वो देने के लिए जैसे एडमिट होता है तो उसको जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं तो उनका पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फुल बॉडी चेकअप, कि हमारी पॉलिसी में फुल बॉडी चेकअप का प्रावधान, प्रोसीजर है या नहीं है।
अगला पॉइंट जो मैंने बताया फुल बॉडी चेकअप। तो फुल बॉडी चेकअप भी आपको देखना है कि ये आपके में कवर है या नहीं। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है कि जो फुल बॉडी चेकअप साल में 2 बार के लिए दे देती है, बहुत सी ऐसी होती है साल में 1 बार देती है, बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जो देती ही नहीं कि भाई नहीं हमारे में कोई प्रावधान नहीं है। और प्रावधान का मतलब क्या हुआ कि कुछ एक कहती है कि भाई जैसे मैंने आप 5 लाख की आपकी पॉलिसी है तो हम आपको उसका 1% देंगे, यानी कि 1 साल में आप एक बार 5,000 का ही फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो। ये कराना बहुत ज़रूरी है, ये कराना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारे जो पॉलिसी है उसमें प्रावधान है कि नहीं है, अगर है तो आपको बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। जब भी आपके पास कोई एजेंट आए पॉलिसी करवाने के लिए, जब भी आप किसी एजेंट को बुलाते हो अपने पास में, तो उसके बाद में उसके बाद जिस टाइम वो आया आपके पास उस टाइम आपको कोई परेशानी नहीं थी, आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद परेशानी आपको हो गई, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये परेशानी अभी भी बनी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको पुरानी बीमारी है। लेकिन आपको पास में अगर फुल बॉडी चेकअप का जो रिसिप्ट है, सबूत है, रिपोर्टें हैं, वो आपके पास है तो आप उनको दिखा सकते हो, भैया जब हमने आपकी पॉलिसी ली तब हमें परेशानी नहीं थी, उसके 2 साल बाद, 1 साल बाद हमने फुल बॉडी चेकअप आपने करवाया है, जब भी हम ओके थे, ठीक है। 2 साल बाद में जब हम करवा रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम है हमें, तो इसका मतलब क्या है, आपकी पॉलिसी लेने के बाद ही हमें ये परेशानियाँ शुरू हुई हैं, पहले हमें परेशानी नहीं थी। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को कभी डिनाई नहीं करेगी। कोशिश ये रखनी है कि अपने अंदर जितनी परेशानी है, जितनी बीमारी जिनको हमें पता है, जिनकी जानकारी हमें है, तो उनको एजेंट के साथ ना छुपाएं। ना छुपाए का मतलब क्या होता है, एजेंट के साथ भले छुपा लें, लेकिन जो कॉलम होते हैं, टर्म एंड कंडीशन के कॉलम होते हैं, उसमें टिक आप जरूर लगाएं कि हाँ जी हमें ये परेशानी पहले से है। भले ही आपको थोड़ी रही हो, सिम्टम्स रहे हो, लेकिन आप ये बताओ जरूर, जिससे कि आपका क्लेम जो है वो रिजेक्शन से बच जाए, डिनाई ना हो। उसके बाद में देखा जाता है प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट में क्या है कि कुछ एक कंपनियां बहुत सारी हैं, इसलिए मैं कुछ एक कंपनियां बोल रहा हूँ कि कुछ एक में ये सिस्टम है कि 30 डेज और 60 डेज, कुछ में सिस्टम है 30 डेज और 180 डेज। कहने का मतलब मेरा क्या है कि 30 डेज क्यों कह रहा हूँ मैं, 60 डेज क्यों कह रहा हूँ, 30 डेज क्यों कह रहा हूँ मैं, 180 डेज क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 3 महीने, हॉस्पिटल में एडमिट होने से 2 महीने पहले, और डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद तक। अब मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि बाद तक के जो प्रोसेस होते हैं, जितनी दवाई गोली होती है, सारा पैसा हमें मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे, कुछ एक पॉलिसी में ये 60 डेज होता है, कुछ में 90 डेज होता है आफ्टर डिस्चार्ज, और कुछ में 180 डेज भी होता है। तो इसलिए आप अपनी पॉलिसी में देखें कि वो कितना देते हैं, 2+3 दे रहे हैं, 2+4 दे रहे हैं, 2+5 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद में सबसे पहले, फिर उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि इंडिविजुअल पॉलिसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 जो वीडियो मेरी चली हुई है इंडिविजुअल पॉलिसी को पहले चली हुई, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, एक फ्लोटर होता है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होता है, ठीक है। फ्लोटर में क्या आता है, फ्लोटर में होता है पूरी फैमिली मेरी, यानी कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, ये हो गया फ्लोटर। उस इंडिविजुअल कौन सी होती है, इंडिविजुअल होती है मेरी सिंगल की, मेरे अकेले पॉलिसी जो होती है उसे इंडिविजुअल पॉलिसी कहते हैं। तो हमें देखना है कि हमारी जो फ्लोटर पॉलिसी है उसमें कितने बंदे आ रहे हैं, कौन कौन कवर हो रहा है, उसमें क्या मेरे माँ बाप भी हैं। अगर मेरे माँ बाप हैं तो कोशिश ये रहे कि माँ बाप की पॉलिसी अलग करें और अपनी पॉलिसी अलग करें, जिससे कि जो प्रीमियम होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ समझ मिली होगी, और उम्मीद यही है कि अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें, दूसरों को इसके बारे में बताएं और समझें और समझने की कोशिश करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दिमाग में, दिल में कोई भी बात है हेल्थ क्लेम से रिलेटेड, हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करें, मेरे को बताएं। तो उम्मीद करूंगा कि मैं उन चीज़ों का समाधान कर पाऊंगा, और आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू, ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।